नमस्कार दोस्तों, आज इस पहली पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर अभिषेक आप लोग के साथ चर्चा करूंगा कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, जो पिछले 50 साल में एक ही मॉडल पे चला रहा है, समय बदल गया। समय हमेशा कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ डिफिकल्टी और कुछ नयापन लेके आता है। क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस तरह से अपने आप को तैयार किया है कि आने वाला जनरेशन या अभी के बच्चे इस ग्लोबल विलेज को, मैं ग्लोबल विलेज टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आज इस दौर में इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है कि अगर हमें कॉम्पिटेंट ह्यूमन बीइंग बनना होगा तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। नहीं हमें सोचना होगा कि झारखंड के हिसाब से अपने बच्चे को तैयार करें, हम भारतवर्ष के हिसाब से बच्चे को तैयार करें, हमें विश्व के हिसाब से अपने बच्चे को तैयार करना। क्या हम इस मामले में कहां पे स्टैंड करते हैं, क्या इसमें सुधार करना चाहिए, इस सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रोफेसर डॉक्टर जैनत है। मैडम, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। और मैडम, चूंकि आपका शिक्षा जगत में काफी योगदान रहा है, काफी आपका अनुभव है, तो आपने एक जनरेशन को पढ़ते हुए देखा है, बच्चों के अंदर बदलाव देखा है कि आज के 20 साल पहले क्या था और 20 साल में क्या बदलाव है, वर्ल्ड को भी आपने ठीक से देखा है। आपको अगर मैं पूछूं कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में अभी के हिसाब से क्या बदलाव आना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? बदलाव आना चाहिए। मेरे रिटायरमेंट आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आई विल बी रिटायरिंग। और हमने इन जितने साल हमने पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हमने देखा कि इतनी चेंजेस आई हैं, इतने बदलाव आए। हम जब पढ़ते थे, टीचर आई, पढ़ाई, पीछे के बच्चे सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और टीचर ने पढ़ाया, चले गए। ग्रेडिंग सिस्टम था, समझाने का तरीका अलग था, समझने से सब बच्चा समझा नहीं समझा। एग्जाम जो होते थे हमारे वार्षिक होते थे, ईयरली होते थे। अभी बिल्कुल चेंज हो रहा है क्योंकि हम एग्जाम देने गए, हम अपनी बात जैसे बताएं, उस दिन तबीयत खराब हो गई, साल भर बहुत मेहनत किया था, तबीयत खराब हो गई, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे ग्रेड्स गिर गए। हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आते थे, उस साल 12th आए, फर्स्ट 10 में भी नहीं आए, तो एक हम लगता था कि हमेशा के लिए ब्लॉट रह गया मेरे रिपोर्ट कार्ड में, वो हम फर्स्ट 10 में नहीं आए। वो अब चेंज कर रहा है। तो हम देख रहे हैं बच्चे हैं जो बहुत जागरूक है, पेरेंट्स जागरूक है, और हमारी सरकार बहुत जागरूक होकर अभी नया सिस्टम था। NEP जो आया अभी, बहुत चीज एक ओवरहॉल हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ट्रांसफॉर्मेटिव है एब्सोल्युटली। देखकर बहुत अच्छा लगता है। एंड रिटायरमेंट के बाद हम चाहेंगे कि हम अपने कैपेसिटी में जितना हो सके, सोसाइटी से बहुत कुछ मिला, बच्चों से बहुत मिला, हम वापस देना चाहेंगे उन बच्चों को जिनको इसकी आवश्यकता है। एक और क्वेश्चन, जो भी आज वर्ल्ड के टॉप परफॉर्मर या जो डेवलप कंट्री, वहां देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम कहेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड। यस, इंडिया में जस्ट रिवर्स हो गया। जो प्राइवेटाइजेशन, ये आपको ऐसा लगता है कि क्या प्राइवेट प्लेयर के हाथ में अगर हम शिक्षा व्यवस्था दे दें, नीति हम बना रहे हैं, अगर मान लीजिए हम गवर्नमेंट सिस्टम में हम नीति बना रहे हैं, लेकिन अगर आप नीति बना रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में नहीं है, आपके पास वो सिस्टम नहीं है, क्या आप उस नीति को इम्प्लीमेंट कर पाइएगा? ये क्या भारतवर्ष में जो मान लीजिए गांव में रह रहे बच्चे, पॉवर्टी भी है, महंगाई बढ़ते जा रही है, क्या अपने बच्चे को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए एजुकेशन तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको नेशन को डेवलप नेशन बनाना है तो आपको शिक्षा देना पड़ेगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अगर गवर्नमेंट सिंसियरली, अगर गवर्नमेंट सिस्टम को अगर एजुकेशन वाले जो व्यवस्था है उसमें अगर बहुत स्ट्रांग नहीं करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, तो क्या ये टारगेट अचीव कर पाएगी? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत कोशिश रही है, हमने इतने सालों से देखा। प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाएगा तो दे हैव देयर ओन इनपुट। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल गलत होंगे, लेकिन इनका अपना एजेंडा रहेगा, तो उस वो एजेंडा तो उनकी प्रायोरिटी रहेगी ना।
गवर्नमेंट की तो ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं कि भाई मेरे मतलब आई शुड बी फर्स्ट, आई शुड बी प्रेज्ड। हमने पॉलिसी बनाई, किसके लिए पॉलिसी बनाई? बच्चों के लिए बनाई, देश के लिए कि कंट्री प्रोग्रेस करे हमारा। कोई भी फाउंडेशन आता है, किसी भी प्राइवेटाइजेशन, किसी भी तरह इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो तो चाहेंगे कि आई कम फर्स्ट, उनकी पॉलिसी, उनका सिस्टम इम्प्लीमेंट। तो ठीक है, वो दे रहे हैं, रिसोर्सेज दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, लैंड देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बट क्या वो निश्चल बिल्कुल इम्पार्शियल एक इनपुट दे पाएंगे? शायद जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है इम्पार्शियल रहता है। गवर्नमेंट इज देयर फॉर एवरीबॉडी, किसी की तरफ वो पार्शियल होकर नहीं करते। सो आई फील दैट फाइन, यहाँ से रिसोर्सेज आ सकते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से शायद उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, बट नो, द गवर्नमेंट सिस्टम इज बेटर व्हिच वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट नाउ। आज के बच्चों में जो हम लोग देखते हैं बहुत कम एज से एक परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। ये परफॉर्मेंस का प्रेशर मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए वो परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं उनके ऊपर रहता है कि सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा उनको पढ़ना है। कहीं ना कहीं जैसे अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट सिस्टम है, उसमें टीचर को जो हायरिंग होता है बहुत उनके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सिस्टम में आपको पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, बड़ा फ्रीडम होता है आपको। बच्चों भी जो जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपना स्कूल फीस नहीं भरना पड़े, मदर फादर के ऊपर भी प्रेशर नहीं है। अगर फ्रीडम रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वहाँ पे टीचर भी ज्यादा फ्री होकर पढ़ाएंगे। उनके ऊपर भी चूंकि गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको है कि सारा सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की हो जाती है। प्राइवेट आदमी अपना एजेंडा को फुलफिल करता है, ठीक है, एक शिक्षा मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक अपना एजेंडा होता है कि एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है, और उसमें कितनी बार डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और कितनी बार आप लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस करते हैं। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, कैसे क्या गवर्नमेंट को करनी चाहिए जिससे ये हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करे और प्राइवेट प्लेयर को भी इन्वॉल्व किया जाए? डॉक्टर साहब, आप मुझको बताइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल बदनाम क्यों? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो खुद अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भर्ती करते? शायद इसलिए कि आपने जो कहा ना, एक लैक्सिटी है, एक फ्रीडम दे दिया गया, शायद इस फ्रीडम का मिसयूज हो। तो होना तो चाहिए कि टीचर्स हैं, सैलरी अच्छी है, बच्चे आ रहे, फीस नहीं देना पड़ रहा, तो बच्चे और अच्छे से पढ़ें। गरीब के बच्चे हैं लेकिन स्कूल उनको एक मिल रहा है, उनको फैसिलिटी मिल रही है, टीचर्स को सैलरी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर शायद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन भाई पेड़ के नीचे भी तो बैठ के पढ़ सकते हैं। तो वो क्यों नहीं हुआ? फिर शायद मिसयूज हो गया ये अपना जो राइट्स मिले हैं टीचर्स को, ये इतना पढ़ाई करिए, सैलरी इतना ऐसा है, ठीक है। बच्चे जो हैं गांव से आते हैं, वो शायद पेरेंट्स नहीं भेजा कि अरे फीस जब देना ही नहीं है तो गाय चराने में चले जाओ, जब बच्ची है स्कूल नहीं भेजेंगे, घर का काम करके जाओ, हम बच्चे जा रहे हैं। अब जब गवर्नमेंट कर रहा है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स कर रहे हैं, मिड डे मील का स्कीम कर रहा है, कुछ उनका इंसेंटिव दे रहे हैं, तो बच्चे आ रहे हैं। इंस्पेक्शन होती तो टीचर्स आ रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें एक अंकुश होता है टीचर्स, फीस ज़्यादा होती है, टीचर्स की सैलरी भी शायद उतनी नहीं होती, पढ़ाई लेकिन वहाँ पे क्योंकि पेरेंट्स फीस देते हैं, तो पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर जब बन जाता है ना पेरेंट, तो वो डिमांड करते हैं क्यों नहीं पढ़ाई हुई, पेरेंट्स पहुँच जाते हैं कि पढ़ाई क्यों नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं कर पाते। लेकिन ये तो हुआ कि जैसे लैक्सिटी का हम बात करें, अगर हमारे गवर्नमेंट और हम कॉमन लोग शिक्षा को और जो स्वास्थ्य है इसके लिए अगर स्पेशल हम पॉलिसी रखें, इसको हम बाकी डिपार्टमेंट की तरह ना ट्रीट करें, इसके लिए हम स्पेशल की अगर इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए जो पूरा सिस्टम होगा, मॉनिटरिंग व्यवस्था होगा, रिक्रूटमेंट होगा, मॉनिटरिंग होगी, वो स्पेशल तरीके से हम स्पेशल टास्क फोर्स के साथ करेंगे। इनफैक्ट एजुकेशन कम्स अंडर द कंकरेंट सब्जेक्ट्स, आपको पता है, इट इज नॉट जस्ट अंडर द स्टेट, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हैंडल करती है। इसलिए जब एजुकेशन पॉलिसी जब होती है ना, तो स्टेट्स
है एंड इंस्टीट्यूशंस है, उनका एक कुछ परसेंटेज रहता है कि आप सिलेबस थोड़ा सा आप बदलाव ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था कि लैक्सिटी आएगी या हेल्थ, तो मेरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही कि शिक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ऐसी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना है और उस तरह का प्लेटफॉर्म देना। और साथ ही साथ अभी के टाइम में देखा हूँ कि जो टीचर हैं उनको पढ़ाई के अलावा इतने सारे काम के उनको प्रेशर रहता है, इलेक्शन ड्यूटी के लिए चले जाइए, राइट, और साथ में उनके पास ब्यूरोक्रेसी और ऑफिस में उनके ऊपर जो प्रेशर हो, एक जो वो मान सम्मान जो मिलने तो ये अगर मान लीजिए माइंडसेट चेंज नहीं होगा, आप टीचर को परेशान करेंगे, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपके बच्चों पे जाएगा, बच्चा आपका पढ़ेगा नहीं, एजुकेट नहीं होगा, सक्षम नहीं बनेगा, वो साधारण काम में लगेगा। आप अगर किसी बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, वो नक्सल में जा रहा है, चोरी कर रहा है, अपराध में जा रहा है, उसके लिए सीआरपीएफ की टीम आप नियुक्त कर रहे हैं, आप उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, आप पुलिस का रिक्रूटमेंट ज्यादा कर रहे हैं, यानी एक बच्चे को आपने पढ़ाया नहीं, उसके चलते बाद में फिर उसको बेरोजगार भत्ता देंगे, उसको बाद में मैया समान योजना देंगे। लेकिन एक समय आपने मेहनत कर दिया होता तो सारे इतने खर्च आपको नहीं करने उसको नहीं। डॉक्टर साहब, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं जी, कोविड जब आई और सारा कुछ ठप हो गया, सबको घर में रहना पड़ा, एजुकेशन तो रुक नहीं सकता था जी, हम टीचर्स पढ़ाए, क्लासेस लिया, घर से क्लासेस लिया। कितने टीचर सक्षम थे कि ऑनलाइन क्लासेस ले सके? नहीं थे। बच्चे सक्षम है, चिल्ड्रन आर वेरी वेरी इनोवेटिव, उनको मालूम है, छोटा छोटा बच्चा जानता है यूट्यूब चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, ये करना, ऑनलाइन कैसे करना, अपलोड कैसे करते, डाउनलोड कैसे करते। जो टीचर है जो 40 पार हो चुका, 55 हो रहा है, रिटायरमेंट की एज तक आ रहा है, उनको इसकी जरूरत नहीं थी, तो कभी वो अपने आप को उस लेवल तक लाए नहीं। तो कोविड के वक्त बहुत अपने कलीग्स को हमने देखा, गांव के टीचर्स को हमने देखा, रोज लेते थे कि बच्चा कुछ भी बोलकर निकल जाता है, ऑनलाइन हम कुछ नहीं कर पाते, क्यों? तो वो तो अपने घर में दूर पर है, 2 साल भेंट ही नहीं हुई उनसे। तो गवर्नमेंट शुड बी कंडक्टिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनको करना है, क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, क्यों नहीं करती? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आई डोंट नो, टीचिंग फैसिलिटी मुझको मालूम है हमारे यहाँ नहीं होती है, अपग्रेडेशन नहीं होता, तो क्यों नहीं होता है? गवर्नमेंट ये करेगी, क्योंकि देखिए ये ट्रिकल डाउन करेगा। टीचर अगर अपग्रेडेड है, टीचर जहाँ अपना बेटर क्वालिटी के टीचर अपने आप को बेटर क्वालिटी अपना टीचिंग करते हैं, तो बच्चों को बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे ना, बच्चा अपने आप को उस लेवल तक लाने की कोशिश करेगा। हमारे तरफ हमारे कॉलेज में हम लोगों ने कोशिश की, अपनी कोशिश की, जैसे हम करते हैं फ्लिप क्लासरूम करते हैं, गूगल क्लासरूम ऑनलाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई प्रिपेयर अ लॉट ऑफ क्लासेस में मेहनत लगती है, क्लासरूम में नहीं जाकर पढ़ाया हमने लेक्चर बनाया, ऑडियो भेज दिया बच्चों को कि घर में तुम बैठ के 45 मिनट का क्लास है, 45 मिनट घर में सुनो इसको। फिर क्लासरूम में आया, बच्चे को बोला 10 मिनट फिर सुनो, एंड तब तुम मुझको बताओ क्या सुना, क्या समझा, इसने क्या बोला था, ये क्यों हुआ था। तो चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं ना, खुद से फिर सुनकर या कुछ एक्स्ट्रा अपना पढ़ा, कुछ प्रोजेक्ट किया उस पर, कुछ एक्स्ट्रा ऑनलाइन अपना देखा। तो ये हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज ने हमको ये फैसिलिटी दिया, हम लोगों ने डिस्कशन किया। कितने कॉलेजेस होंगे जो दूर के कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं किया? एक्सपेक्ट करती है कि आप बच्चों को पढ़ाइए, हमारे साथ क्यों नहीं किया? ये तो ज्यादती हुई ना। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ मैडम कि हम अपनी मानसिकता या हम अपनी सरकार की मानसिकता या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग चाहे जो टीचिंग में हो या नॉन टीचिंग के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन, क्या ऐसा उनको आप बताना चाहेंगे कि क्या ऐसा सोच पैदा किया जाए जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में एकाएक तो मैजिक और मिरेकल नहीं होगा, लेकिन क्या कैसे चेंज होना चाहिए? एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। बहुत से पेरेंट्स को लगता है ना, आई टीच इंग्लिश लिटरेचर के अलावा होता है कि फिक्शन पढ़ो। बच्चों से पूछते हैं कि तुम बुक्स पढ़ते हो, स्टोरी बुक्स पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हैं? आउटपुट आंसर कुछ नॉवल का नाम बता दिया। क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स ने या पेरेंट्स को लगता है, टीचर्स ने बोला कि बच्चा अगर स्टोरी बुक पढ़ेगा तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। फैंटेसी वर्ल्ड में जाना जरूरी है, बुक से वोकैबुलरी बढ़ती है, इमेजिनेशन इंक्रीज करता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो किसी ने क्या किया था, गवर्नमेंट स्कूल
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बुक्स बहुत कम होते हैं। किसी ने डोनेट किया एक पूरी लाइब्रेरी बच्चों के लिए, जगह तो थी नहीं, तो वहाँ प्रिंसिपल ने क्या किया ना, कमरे में वो कील ठोक दिया, उसमें तार बांध दिया और तार पे ना वो बुक्स को ऐसे टांग दिया। तो बच्चे ना फ्री टाइम में बुक्स उठाते थे, बैठ के पढ़ते थे। तो स्कूल ने देखा, प्रिंसिपल ने देखा कि जो बाहर रंग बचाते थे, लड़ाई कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बच्चे चुपचाप से ना क्लास में पढ़ना शुरू किया। एक क्लास से दूसरी क्लास ये फैलता गया और बच्चों की परफॉर्मेंस में एक इम्प्रूवमेंट आया। तो ये छोटी छोटी चीज क्यों नहीं हम लोग कर सकते? पेरेंट्स करें, स्कूल करें। क्यों ये सोचे कि नहीं आप साइंस मैथ्स ही पढ़ेंगे तो आप सक्षम होंगे, जो हिस्ट्री पढ़ता है, जो इंग्लिश पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, वो सेकंड ग्रेड स्टूडेंट हो गया। ये मानसिकता बदलनी है, ये सोच बदलना है। और बच्चों में एक डर रहता है कि अगर हम कुछ ऐसा पूछ दें जो, या कुछ ऐसा सोच लें या ऐसा कुछ कर दें जो लीक से हट करे तो लोग हम पर हंसेंगे। ये कॉन्फिडेंस कि आपके अंदर से जो भी आ रहा है उसको एक्सप्रेस करो। बिकॉज़ थिंक हम बड़ा अच्छा लगता है बोलना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे ही नहीं है अचानक आ जाता है। इनफैक्ट 1951 में देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने क्या किया, रूम में बहुत से पार्टिसिपेंट्स बुलाए, बाकी सारे प्लांटेड थे, एक था जो अलग था, और सबको काट दिया। एक कार्ड में एक लाइन थी और एक कार्ड में 3 लाइन थी। सबको काट दिया, बोला कि ये कार्ड जो है इसके किस ये से मिलता है। तो ऑब्वियस आंसर था, बिल्कुल इजी आंसर था, लेकिन सारे जितने प्लांटेड पार्टिसिपेंट्स ने ना गलत आंसर देना शुरू कर दिया। ये वाला अच्छा, आई थिंक दैट इज। इससे जब पूछा तो इसके पास करेक्ट आंसर था, लेकिन ये डर गया कि सबको तो ये मिल रहा आंसर, शायद हम ही गलत है। उसने गलत आंसर दिया था, क्योंकि हम में एक डर रहता है कि अगर हम लीक से हट जाएं तो शायद हम पर लोग हंसेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो बच्चों में भी ये हो जाता है कि हम साइंस ही लेंगे, हम मैथ्स ही लेंगे, हम इंग्लिश हम लोग अपने घर में लीक से हट के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पुत्र हैं, ये जस्ट 12, और वो पढ़ाई के साथ साथ एक अभी हम लोग ऑप्टिकल शॉप का एक भी मतलब एम ऑप्टिकल शुरू किया है। उनको रोज 2-3 घंटा उसमें वो टाइम देते हैं। वो जो आते हैं पेशेंट, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको ग्लास के बारे में बताते हैं, उनको फ्रेम के बारे में बताते हैं, कन्विंस करते हैं, उसके रिलेटेड मैनेजमेंट वो देखते हैं। और ये सारा काम हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि आप जो अभी हमारा माइंड जितना इवॉल्व हो गया, हम जितनी पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए उतना टाइम देने की जरूरत है। अगर आप इफ यू आर फियरलेस, उतना टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अभी के टाइम में वी आर नॉट बॉडी, वी आर माइंड। और माइंड पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, बॉडी पे कम काम कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ है, मेंटल एक्टिविटी बढ़ा है। अब उस टाइम को अगर छोड़ दिया है, खाली रखने दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मिसयूटिलाइज होगा। और वो अनप्रोडक्टिव, क्योंकि माइंड में अगर अनप्रोडक्टिव डेटा आप रोज डाल रहे हैं तो वो अनप्रोडक्टिविटी मैनिफेस्ट करने लगेगा एक टाइम के बाद। आपने उसको उस काम में लगा दिया जो प्रैक्टिकल स्किल है। सबसे बड़ा स्किल होता है ह्यूमन इंटरेक्शन, कि लोगों से कैसे आप बात कर रहे हैं, कैसे कन्विंस कर सकते हैं, उनके इमोशन को कैसे समझ सकते हैं, अपने इमोशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप हो, कैसे आप फियरलेस हो। तो ये कार्य हम लोग अभी किए हैं, और उनको हमने सीईओ मतलब अपॉइंट किया है 12 इयर्स के एज पे, और वो बड़ा लोगों को कहीं ना कहीं कन्विंस करते हैं, उनको मदद करते हैं सिलेक्शन में। तो ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्लेव वाले माइंडसेट, क्योंकि इंडिया जो है वो पिछले मतलब मुझे लगता है कि 500-600 साल गुलामी देखे, उससे भी ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक मेमोरी में वो एक स्लेवरी वाला माइंडसेट है, और फियर भी है, और अनथिंकिंग ओबीडियंस हो जाता है। राइट। एक मतलब नहीं चाहते हुए एक फियर हमारे माइंड में, वो बैक ऑफ माइंड रहता है, उसको निकालना इज नॉट वेरी इजी। तो उस फियर को निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमारा एक और क्वेश्चन है, हमारे समाज से टॉप जो ब्रेन होते हैं, पढ़ के कोई डॉक्टर बनता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में क्या फॉल्ट है कि ऐसे लोग जिनसे समाज को बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो अनएथिकल प्रैक्टिस में चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं बड़े पद और छोटा विचार, बड़ा डिग्री और छोटा विचार का शिकार हो जा रहा है। अभी के टाइम में, पहले आज के 20 साल हम जाए तो हमें ढूंढना पड़ता भाई ये भ्रष्ट आदमी,
और अब ये ढूंढना पड़ता है कौन सही आदमी है जो समाज को कुछ दे सकता है, क्योंकि पद बड़ा है ना, उससे बहुत सारे लोगों के जीवन इफेक्ट होगा। अगर वो सोचेगा उल्टा सोचा तो बहुत लोगों को उल्टा चलना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है, आपने क्या अनुभव किया कि शायद हम जितने फैसिलिटेटर्स ऑफ एजुकेशन जो है, नॉट जस्ट टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ नेबर, हम कहीं ना कहीं चूक गए अपने बच्चों को सिखाने। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं आपको। जैसे हम प्लेन में आ रहे थे, पीछे का बच्चा वो ठोकर मारा जा रहा है, किक कर रहा है, बस की माँ मोबाइल पे लगी हुई। हम पलट के 2 बार बोले, बच्चे को बोले, फिर मदर को बोले, हाँ बेटा क्या, फिर कोई मतलब नहीं बच्चे। तो बच्चा तो गलत ही सीखा ना। तो शायद हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, आप कितने बजे आप फ्री हो जाते हैं अपने काम से कि अपनी फैमिली को टाइम दें? डिनर के समय? मैं एक्चुअली मुझे लगता है कि एक फिजिकल इंटरेक्शन तो जितना हो सकता होता ही है, मैं जितना टाइम देना चाहिए मैं देता हूँ, लेकिन एक मेंटल और इमोशनल एंगेजमेंट तो मैं कभी डिटैच होता ही नहीं। हाँ। तो वो हमेशा रहता है। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग तीनों बैठे जब जी। बिल्कुल नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट तीनों एक दूसरे के लिए हम लोग काफी टाइम स्पेंड करते हैं। यू आर वेरी लकी फैमिली, टच वुड। बिकॉज़ मोस्ट पीपल, हम जब आप ही शायद जब बड़े होंगे तो 5 बजे बजते तो ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते थे। तो शाम को हमने अपने पेरेंट्स को देखा है शाम को टहलते हुए एक दूसरे के यहाँ जाकर, नेबर पड़ोस के। आजकल टाइम कहाँ है पड़ोसी से मिलने? इसका रीजन क्या, क्यों नहीं टाइम? आई हैव नो आइडिया। मैं खुद मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को डेवलपिंग टाइम में इतना कॉम्पिटेंट नहीं बना पा रहे हैं कि हम जो है 8 घंटा का काम या 6 घंटा का काम 6 घंटा में करें। हमारी एफिशिएंसी कम होती है, या हम वो जो होता ना कि एथिकल प्रैक्टिस ना करके कुछ डिस्ट्रैक्शन में उलझे हुए हैं, जिसके चलते आपका टाइम स्ट्रेस हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस हो गए कि फिर हम अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर रहे, या बच्चे को उससे नुकसान हो रहा है, मॉनिटर नहीं कर पा रहे। एंड बच्चा जो है ना, वो देखता है पापा मम्मी से कैसे बात कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही बात करेंगे। पापा गलत काम किए, या मम्मी स्कूल से यहाँ से उठाकर पेपर ले आई घर, और कोई कुछ नहीं बोला बेटा ये तो गलत हुआ, उठा के क्यों ले आया। तो बच्चा देखता है ये तो कर सकते हैं। तो छोटी चीज से तो बढ़ता है। तो मैडम, अगर लास्ट में आपसे अगर अपनी पूरी लाइफ के अनुभव से, अपनी टीचिंग जो एक्सपीरियंस उसके हिसाब से हमारे ऑडियंस को अगर 2 चीज ऐसा 2 मैसेज अगर आप देना चाहें, तो 2 मैसेज क्या होगा? एक तो शेक्सपियर की लाइन से, आई थिंक आई एम मिसकोटिंग, हाँ, टू दाइन ओन सेल्फ, खुद से कभी गलत मत रहो। क्योंकि अगर खुद के साथ सच्चे रहोगे तो किसी और के साथ कभी गलत नहीं कर पाओगे। अगर हम अपने आप को आईने में आंख मिला सके खुद से, तो हम किसी से भी बाहर झेपेंगे नहीं, नजरें नीचे नहीं करेंगे, क्योंकि हम उससे तो मेरे दोस्तों, आज हमने चर्चा किया डॉक्टर जिनेत से। मैडम ने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और प्रैक्टिकल अपना जो विजडम है वो हम लोग के साथ साझा की। इन्होंने लास्ट में जो बोला, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे हमें अपने नजर में ना गिरना पड़े, हम अपने चेहरा को आईना के सामने ले जाकर ठीक से निहार सके, देख सके, वो आत्मविश्वास हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने कर्म में किसी तरीके से खोट नहीं रखे हैं, तो आपकी जीवन बहुत आनंद में रहेगी। बहुत सारे एसेसरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आनंदित महसूस होने के लिए। और शिक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी के टाइम में हम लोग शिक्षित हैं लेकिन ज्ञानी नहीं, क्योंकि हम लोग शिक्षा एक खास एजेंडा के लिए यूज करते हैं। शिक्षित होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ज्ञानी हो। ज्ञानी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई बड़ा पर्पस हो, तभी वो एक बड़े पद पे जाइएगा। तो बड़ा पर्पस रहेगा तो आपके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट आएंगे। आपकी जवाबदेही आपका केवल अपना नहीं है, आपके परिवार का नहीं है। आप इतने मजबूत इंसान बने कि आप समाज की जवाबदेही ले सकें, भारतवर्ष की जवाबदेही ले सकें, विश्व की जवाबदेही ले। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में ही देखेंगे कि कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन, आप शर्ट पैंट से लेके, गाड़ी से लेके, आप अपने आभूषण से लेके, जितने चीज घर भी अगर आप बनाते हैं, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, समाज का, सरकार का, और विश्व का और ईश्वर का। इसलिए देने की आदत डालिए,
जितना दीजिएगा उतनी आपकी सक्षमता बढ़ेगी और भविष्य में सक्षम भारत के लिए सक्षम भारतीय होना बहुत जरूरी है। तो आज इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में कोई विशेष मेहमान के साथ आपकी हम मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।